नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ आत्मकथ है, जिसे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो मित्रों और विद्यार्थियों, आज इस पाठ की संपूर्ण हम व्याख्या करने वाले हैं, इसलिए आप जो है ध्यान मग्न होकर देखिएगा। सबसे पहले हम इसका जो व्यक्तित्व है कई परीक्षा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी जो पद्यांश है उसकी व्याख्या करेंगे। मित्रों तो देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावाद काव्य प्रवृत्तियों के प्रमुख कवियों में से उनको जाना जाता है और इनका जो निधन है वो 1937 में हुआ था। तो ये छायावाद काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं जयशंकर प्रसाद। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ जो हैं वो है चित्रधार, कानन कुसुम, बहुत ही शानदार काव्य संग्रह है दोस्तों ये। झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया जा चुका है। वे कवि के साथ साथ सफल एक गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी, उन्होंने कई प्रकार के नाटक लिखे हैं। कंकाल, तितली और इरावती इनके प्रमुख उपन्यास हैं और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं दोस्तों। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन सभी रचनाओं के बारे में। प्रसाद का जो साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सुशिक्षण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब दोस्तों जो कविता है आत्मकथ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या रखा हुआ है देखिएगा। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का जो है संपादन किया गया था। एक आत्मकथा के रूप में एक विशेष अंक निकाला गया और प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से वही पैदा जो कविता है उसका नाम है आत्मकथ। ये कविता पहली बार 1932 में हंस के पत्रिका के आत्मकथा विषयांक से प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो आत्मकथ नामक कविता है वो पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विषयांक से प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक, मन को छू लेने वाली अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने जो है ललित, सुंदर और नवीन शब्दों का, बिंबों का उन्होंने प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन कथा है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह महान और रोचक मानकर लोग उसकी वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ यानी वास्तविकता की स्वीकृति की है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की जो विनम्रता है उसको कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से आत्मकथा के नाम से व्यक्त किया है। आगे देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम जो है इसकी जो कविता है आत्मकथा है जयशंकर प्रसाद की, उसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो प्लीज आप मौन होकर देखिएगा, सुनिएगा, यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो। और ये दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको
सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो विद्यार्थी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कई परीक्षा आया हुआ है, उनकी प्रमुख जो रचना है उसका भी इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, ओके, तो देखिएगा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि भंवरा, मधुप मतलब भंवरा, फूलों पर मर्राते हुए न जाने अपने जीवन की कौन सी दुख भरी कहानी सुना जाता है। गुनगुनाते हुए मतलब मर्राते हुए, मधुप यानी भंवरा न जाने फूलों पर मर्राते हुए अपनी जीवन की कौन सी दुख भरी कहानी सुना जाता है, और मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी, और पेड़ों की डालियों से मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां न जाने अपने जीवन की कौन सी जो है करुण कहानी सुना रही हैं। ठीक उसी प्रकार कवि का अपना जीवन भी एक दुख भरी कहानी है। ठीक उसी प्रकार कवि का अपना जीवन भी एक दुख भरी कहानी है। आगे देखिए, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस अंतहीन नीले आकाश में, इस अंतहीन नीले आकाश में प्रतिदिन असंख्य जीवन गाथाएं लिखी जा रही हैं, अर्थात आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं। इस अंतहीन नीले आकाश में प्रतिदिन प्रतिपल असंख्य जीवन इतिहास आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और इस तरह लिखते रहने के कारण इन्होंने अपने आप को व्यंग मलिन यानी व्यंग से दूषित उपहास का पात्र बना लिया है। इन्होंने अपने आप को ही व्यंग तथा उपहास का पात्र बना लिया है। आगे देखिए दोस्तों, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। इसके बाद भी कवि वर्णन करते हुए कहता है कि वे अपने मित्रों से पूछना चाहता है कि क्या ये देखकर भी वे चाहते हैं कि वे अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखे। कवि अपने मित्रों से पूछता है कि वे ये सब देखकर भी चाहते हैं कि वे अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखे। आगे देखिए, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। इस खाली गागर जैसे महत्वहीन जीवन के बारे में पढ़कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। इस खाली गागर जैसे महत्वहीन जीवन के बारे में आत्मकथा पढ़कर तुम्हें कैसा सुख मिलेगा, तुम्हें क्या सुख मिलेगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरे रस से शून्य, अर्थात खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर स्वयं को तुम कहीं अपराधी न समझने लगो। मेरे रस से शून्य अर्थात खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर स्वयं को ही अपराधी न समझने लगे। मेरी रस ले अपनी भरने वाले, और मेरे जीवन से रस को चुराकर, और तुम्हें ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि तुमने ही मेरे जीवन से इस रस को चुराकर अपने सुख की गागरी को भरा है। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, तुम्हें ऐसा भी न लगे कि तुमने ही इस मेरे जीवन से इस रस को चुराकर अपने सुख की गगरी को भरा है। आगे देखिए, ये विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने जीवन के बारे में, अपने दुख और दुर्भाग्य के विषय में बतलाकर अपनी जीवन की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। ये विडम्बना अरी सरलती तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने जीवन के दुख और दुर्भाग्य से विषय में बतलाकर अपने जीवन की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। भूले अपनी यह प्रवंचना और दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो आगे कवि जो है वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं अपनी भूले और ठगे जाने के विषय में बतलाकर दूसरों को नहीं दिखलाना चाहता। मैं अपनी भूलें और ठगे जाने के विषय में बतलाकर दूसरों को नहीं दिखलाना चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और
मैं अपने प्रिय के साथ बिताई चांदनी रातों की मधुर क्षणों की उज्ज्वल कहानी कैसे गाऊं। मैं अपने प्रिय के साथ बिताई हुई चांदनी रातों की मधुर क्षणों की उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। आगे देखिए दोस्तों। अरे खिलखिलाकर हंसते हुए उन होने वाली उन बातों की मिला कहाँ मैं सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि बे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें जो अभी एक असफल कहानी बन चुकी है, मैं उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर फिर से अपने मन को व्यथित नहीं करना चाहता। वे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें जो एक असफल कहानी बन चुकी हैं, मैं उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को यादों को जगाकर फिर से अपने मन को पीड़ित व्यथित नहीं करना चाहता। आगे देखिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मैंने अपने जीवन में सुख के सपने देखे। मैंने अपने जीवन में सुख के सपने देखे किंतु वे कभी साकार नहीं हुए। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। सुख मेरी बाहों में, आलिंगन मतलब बाहों में आते आते मुझे तरसा कर चला गया और प्रिय से मिलने का जो मेरा एक सपना था, पाने का जो सपना था, वह अधूरा ही रह गया। आगे देखिए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी प्रिय के गालों पर छाई हुई लालिमा, अरुण मतलब लाल, कपोल मतलब गालों पर छाई हुई लालिमा इतनी सुंदर इतनी मस्ती भरी थी कि अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ऐसा लगता था कि प्रेममयी उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए उसी लालिमा को लिया करती थी। ऐसा लगता था कि प्रेममयी उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए उसी लालिमा को लिया करती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पते की पंथा की। आज मैं थकी हुई यात्री के समान हूँ। थके पथिक, आज मैं थकी हुई यात्री के समान हूँ और उसकी स्मृति और उसकी जो यादें हैं, स्मृति हैं, वो पाथे बनी हैं पंथा की। मेरे इस जीवन की यात्रा में भोजन के जो है मार्ग के भोजन के समान है। कभी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज मैं थकी हुई यात्री के समान हूँ और उसकी स्मृति ने उसकी यादें इस जीवन की यात्रा में मार्ग के भोजन के समान है। आगे देखिए। सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सीवन अर्थात सिलना, मैं नहीं चाहता कि कोई इन यादों की गूदड़ी को उधेड़कर मेरे व्यथित जीवन में, व्यथित हृदय में झांक सके। मैं नहीं चाहता कि कोई इन यादों की गूदड़ी को उधेड़कर मेरे व्यथित जीवन के बारे में पता कर सके, झांक सके। आगे देखिए। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी गाथाएं आज कहूँ। उसका जीवन एक साधारण और सीधे साधे व्यक्ति कहानी है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि उसका जो जीवन है वो एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है, इसलिए वह अपने जीवन के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। आगे कवि वर्णन करते हैं कि इस पाखंड की बजाय मैं मौन रहना और दूसरों की यश गाथा सुनते रहने से कहीं अच्छा है। इस पाखंड की बजाय मैं मौन रहूं और दूसरों की यश गाथाओं को सुनते रहने से कहीं अच्छा है। मेरा मौन रहना कहीं दूसरों की यश गाथाओं को सुनते रहने से कहीं अच्छा है। आगे देखिए। सुनकर
क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तो वह आगे कवि कहता है कि वह अपने मित्रों से कहता है कि वे उस जैसे भोले वाले, दुर्बल हृदय वाले, सदा ठगे जाने वाले व्यक्ति की आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। वह अपने मित्रों से कहता है कि उस जैसे भोले वाले, दुर्बल हृदय वाले, सदा ठगा जाने वाले व्यक्ति की आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। अभी समय भी नहीं है और थकी सोई है मेरी मौनता। तो आगे अंतिम पंक्ति में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि अभी ये आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है। अभी यह आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है और मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली, कष्ट देने वाली जो व्यथाएं हैं वो थक कर शांत हो चुकी हैं, मौन हो चुकी हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से आत्मकथा लिखकर मैं उन कष्ट और व्यथित कर देने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि फिर से आत्मकथा लिखकर मैं उन कष्ट और व्यथित कर देने वाली स्मृतियों को, यादों को फिर से जगा दूं। तो मित्रों, इस प्रकार ये इसका पूरा पद्यांश है। इसके बाद दोस्तों कुछ इसके प्रश्न बनते हैं, वो भी हम इस साथ में देख लेते हैं। तो छायावाद का प्रवर्तक किससे कहा जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किससे कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट के रचनाकारक कौन है दोस्तों। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट जो लिखी गई है वो भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इस जो एकांकी है उसका नाम है एक घूंट। एक घूंट जो एकांकी है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद दोस्तों छायावाद की अनंतम कृति निम्न में से कौन सी है। छायावाद की अनंतम जो कृति है वो यदि बात करें हम तो जयशंकर प्रसाद की वो कब रचना है उसका नाम है कामायनी। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों कामायनी। इसके अतिरिक्त और प्रश्न है देवसेना का गीत नामक जो कविता है वो भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से कुछ प्रश्न बनने वाले हैं, वो भी और देख लीजिए आप। प्रश्न आता है कि आत्मकथ्य नामक जो कविता है वो किस पत्रिका में इसको छापा गया था। तो हंस पत्रिका में छापा गया था। उस समय मुंशी प्रेमचंद इनका संपादन कर रहे थे। ठीक है, और कब छापा गया था दोस्तों, इसे 1932 में छापा गया था और इसको हंस के आत्मकथा विशेषांक में इसको प्रकाशित करवाया गया था। तो इन प्रश्नों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों आप। इसके बाद यदि बात करें हम तो उनकी जो प्रमुख रचना है दोस्तों वो है चित्रधर, कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है कामायनी, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है और वे एक सफल गद्यकार भी हैं। उन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और द्रुपदसामनी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। इसके अलावा बहुत ही शानदार उन्होंने उपन्यास लिखे हैं जैसे कि कंकाल है, तितली है और इरावती है, और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखे हैं। आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल है। ये इनके कहानी संग्रह हैं दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। यदि आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो वो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो लिंक दोस्तों वो आपको कमेंट्स बॉक्स में या फिर आपको ये डिस्क्रिप्शन की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।